तो आज हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो हमें कई अलग अलग दुनिया में ले जाएंगे। एक तरफ दिल्ली में हुए एक धमाके की बहुत परेशान करने वाली खबर है, जिस पर हमारे पास 3 अलग अलग संपादकीय हैं। हाँ, जो हमें घटना के गहराई में ले जाएंगे। फिर हम सीधे अर्थव्यवस्था के मैदान में उतरेंगे और देखेंगे कि अमेरिकी ट्रेड वॉर के बावजूद भारतीय एक्सपोर्ट कैसे टिका हुआ है। और वहाँ कुछ हैरान करने वाली बातें हैं। बिल्कुल। और वहां से हम दुनिया के सबसे बड़े मंच पर चलेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। एक रिपोर्ट है जो बताती है कि कैसे अमीर देश अपने वादे भूल रहे हैं। और इन सब बड़ी बड़ी बातों के बाद हम एक छोटे से गांव की कहानी सुनेंगे। महाराष्ट्र का एक गांव जो टेक्नोलॉजी से थक कर एक अनोखा रास्ता अपना रहा है। तो आज हम इन अलग अलग धागों को जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक मजबूती, वैश्विक जिम्मेदारियां और एक छोटे से समुदाय की भलाई, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की उस घटना की जिसने सबको हिला के रख दिया। 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के पास एक चलती कार में धमाका हुआ और 13 लोगों की जान चली गई। हाँ, पुलिस ने इसे तुरंत एक आतंकवादी हमला माना और यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यूएपीए यानी हमारा मुख्य आतंकवादी विरोधी कानून। सही कहा। और अब ये केस एनआईए के पास है, मतलब हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास। और जो शुरुआती जांच में नाम सामने आया है वो और भी चौंकाने वाला है। संदिग्ध की पहचान हुई है कश्मीर के पुलवामा के एक डॉक्टर उमर उन नबी के तौर पर, जिसकी खुद इस धमाके में मौत हो गई। एक डॉक्टर, ये बात तो मतलब हजम करना मुश्किल है। बिल्कुल। और स्रोत जो बता रहे हैं उससे लगता है कि ये सिर्फ एक अकेले इंसान का काम नहीं था। ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। हाँ, और यही सबसे डराने वाली बात है। इस धमाके से सिर्फ 2 दिन पहले फरीदाबाद और सहारनपुर से 2 और डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था। अच्छा। मुजामिल और आदिल। और उनके पास से जो मिला वो किसी बुरे सपने जैसा है। करीब 3000 किलो विस्फोटक। 3000 किलो? हाँ, और AK-47 जैसी राइफलें। एक आर्टिकल का तो मानना है कि एजेंसियों ने शायद एक बहुत बड़े और खतरनाक केमिकल हमले की साजिश को नाकाम किया है। ये तो बहुत भयानक है। मतलब जिसे हम एक अकेली घटना समझ रहे थे, उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। बिल्कुल। एक संपादकीय इसी पर एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। वो कहता है कि आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ बंदूकें और सख्त कानून से नहीं जीती जा सकती। सही बात है। उस लेख का तर्क है कि आतंकवादियों का असली मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं होता। उनका मकसद होता है समाज में डर और नफरत फैलाना। एकदम, ताकि लोग एक दूसरे पर शक करने लगे और सरकार पर से उनका भरोसा उठ जाए। वो सामाजिक ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं। तो सरकार की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा समाज में भाईचारे को बनाए रखना भी होना चाहिए। बिल्कुल। और शायद इसीलिए आतंकवाद का तरीका भी वो बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? एक दूसरा स्रोत बताता ले कि अब ये पुराने पाक प्रायोजित मॉडल से आगे निकल गया है। अब ये स्लीपर सेल्स और मॉड्यूल्स के रूप में काम कर रहा है। स्लीपर सेल्स मतलब ऐसे लोग जो सालों तक हमारे बीच एक आम जिंदगी जीते हैं। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनकर और सही मौके का इंतजार करते हैं। इन अलग अलग मॉड्यूल्स का आपस में कोई सीधा संपर्क नहीं होता। अच्छा। उन्हें बस एक काम सौंपा जाता है और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उन्हें आदेश देने वाला हैंडलर कौन है। इससे तो खुफिया एजेंसियों जैसे आईबी और रॉक के लिए काम बहुत मुश्किल हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। अब वो सिर्फ बॉर्डर पर नजर नहीं रख सकते, उन्हें अपने ही समाज के अंदर छिपे खतरों को पहचानना होगा। प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। घटनाओं के होने का इंतजार करने के बजाय उन्हें होने से पहले ही रोकना होगा। एकदम। लेकिन एक तीसरा संपादकीय इस मामले को एक और नजरिए से देखता है जो थोड़ा असहज करने वाला है। क्या? वो लेख मुस्लिम समाज की भूमिका पर सवाल उठाता है। किस तरह का सवाल? गहरी चिंता जताता है कि डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे सफल युवा इस रास्ते पर क्यों जा रहे हैं। ये दिखाता है कि कट्टरता की जड़ें समाज में कितनी गहरी हो सकती हैं। और लेखक का तर्क है कि इस समस्या का हल सिर्फ सरकारी एजेंसियां नहीं निकाल सकती, जब तक मुस्लिम समाज का नेतृत्व खुद आगे आकर ये नहीं देखेगा कि उनके नौजवान क्यों भटक रहे हैं। उन्हें कौन गुमराह कर रहा है? हाँ, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान मुश्किल है। ये एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन जरूरी मुद्दा है। तो दिल्ली के इस घटना से जो सुरक्षा की चिंताएं पैदा हुई हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसी दौरान एक और मोर्चे पर लड़ाई चल रही है। अर्थव्यवस्था का मोर्चा। हाँ, एक आम डर था कि अमेरिका की नई व्यापार नीतियां भारत की ग्रोथ को रोक देंगी। डर तो वाजिब था। अमेरिका ने इंपोर्ट ड्यूटी अप्रैल के 25% से बढ़ाकर सीधे 50% कर दी। और ऊपर से नए H-1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख की भारी भरकम फीस। हाँ, किसी को भी लगेगा कि भारतीय निर्यात अब ठप हो जाएगा।
लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल। अगस्त 2025 में भारत का मुख्य निर्यात, अगर हम पेट्रोलियम और सोने को हटा दें, तो 62.6 अरब डॉलर पर था। ये तो बहुत मजबूत आंकड़ा है ना। सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? हाँ, यही तो। यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे पास जो लेख है वो इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताता है। पहला है ट्रेड डाइवर्जन, व्यापार का दिशा बदलाव। हाँ। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। एक उदाहरण लेते हैं झींगे का। मान लीजिए अमेरिका ने भारत से आने वाले झींगे पर 50% टैरिफ लगा दिया। ठीक है। अब भारतीय एक्सपोर्टर के लिए अमेरिका में झींगा बेचना लगभग नामुमकिन हो गया। तो वो क्या करेगा? वो जर्मनी या जापान जैसे नए बाजार ढूंढेगा। ओके। अब क्योंकि भारत जर्मनी को ज्यादा झींगा बेच रहा है तो शायद वियतनाम का झींगा वहां कम बिकेगा। लेकिन वियतनाम को अमेरिका में एक खाली जगह मिल जाएगी, क्योंकि वहां भारतीय झींगा नहीं पहुंच रहा। एकदम। तो वो अपना माल अमेरिका भेज देगा। मतलब पूरी सप्लाई चेन ही खुद को एडजस्ट कर लेती है। इसमें थोड़ी उठापटक होती होगी, लेकिन व्यापार रुकता नहीं, बस अपना रास्ता बदल लेता है। एकदम सही। और लंबे समय में भारतीय कंपनियां और मजबूत और ज्यादा लचीली बनते हैं। दूसरा कारण है टैरिफ इंजीनियरिंग। टैरिफ इंजीनियरिंग, ये क्या होता है? ये बड़ी कंपनियों का खेल है। भारत की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपना उत्पादन उन देशों में शिफ्ट कर देती हैं जहां से अमेरिका में निर्यात करने पर कम या कोई टैरिफ नहीं लगता। जैसे मेक्सिको या वियतनाम में? हाँ, मान लीजिए वहां एक फैक्ट्री लगा देंगे। इससे भारतीय कंपनियों को दुनिया भर में निवेश करने और ग्लोबल सप्लाई चेन का एक मजबूत हिस्सा बनने का मौका मिलता है। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आती हैं, लेकिन लेख में एक तीसरे तर्क का भी जिक्र है जो सबसे ज्यादा आकर्षक लग रहा है। नेगेटिव बीटा संपत्ति वाला। हाँ, कि भारत एक नेगेटिव बीटा संपत्ति बन रहा है। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत सरल और मजेदार है। देखिए, इसका मतलब है कि जब अमेरिकी माहौल में अनिश्चितता या अराजकता होती है तो भारतीय सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। रुको, इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका में जितनी ज्यादा उथल-पुथल होगी, भारत के लिए उतना अच्छा होगा। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। सुनने में उल्टा लगता है, पर हो यही रहा है। जब अमेरिका की किसी बड़ी कंपनी में कोई संकट आता है तो वे लागत बचाने के लिए भारत की तरफ देखती हैं। अच्छा। वो भारत में मौजूद अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में ज्यादा लोगों को काम पर रखती हैं। भारतीय आईटी सर्विस कंपनियों को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो वहां की हर मुश्किल यहाँ एक मौका बन जाती है। बिल्कुल। मतलब जो नीतियां हमें चोट पहुंचाने के लिए बनी थीं, वो असल में हमारी कंपनियों को दुनिया के लिए और तैयार कर रही हैं, उन्हें ज्यादा ग्लोबल और फ्लेक्सिबल बना रही हैं। ये तो कमाल है। जी, ये अनअपेक्षित परिणाम है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का एक बड़ा सबूत भी है। और लचीलेपन की बात चली है तो अब वैश्विक सहयोग के एक ऐसे क्षेत्र पर आते हैं जहां लचीला पर कम और दरारें ज्यादा दिख रही हैं। जलवायु परिवर्तन। हाँ, 2015 में पेरिस समझौते पर बड़े जोर शोर से हस्ताक्षर हुए थे। लक्ष्य था कि दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े, और इसमें एक बहुत बड़ा वादा था। वादा ये था कि विकसित देश विकासशील देशों को इस लड़ाई में मदद करने के लिए पैसा और टेक्नोलॉजी देंगे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एक ताज़ा रिपोर्ट जो तस्वीर दिखाती है वो बहुत निराशाजनक है। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों को 2035 तक अपने क्लाइमेट टारगेट पूरे करने के लिए हर साल 365 अरब डॉलर चाहिए। हर साल? ये एक बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। और उन्हें मिल कितना रहा है? 2023 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मदद के तौर पर मिले सिर्फ 26 अरब डॉलर। सिर्फ 26 अरब? हाँ, और ये 2022 में मिले 28 अरब डॉलर से भी कम है। मतलब जरूरत है 365 अरब की और मिल रहे हैं सिर्फ 26 अरब। ये अंतर तो बहुत ही ज्यादा है। पर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? लेख में इसका कोई कारण बताया गया है? लेख का तर्क है कि शायद उन्हें इसमें अपना कोई सीधा फायदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को भूल रहे हैं। क्योंकि ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा प्रदूषण तो उन्होंने ही फैलाया है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी निराशाजनक तस्वीर में एक उम्मीद की किरण भी है। रिपोर्ट में भारत और चीन की तारीफ की गई है। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि इन दोनों देशों ने जलवायु कार्रवाई को गंभीरता से अपनाया है। ये दोनों देश न सिर्फ अपने यहाँ बदलाव ला रहे हैं, बल्कि सोलर पैनल जैसी स्वच्छ तकनीकों को सस्ता बनाकर पूरी दुनिया की मदद कर रहे हैं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर देश अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चलिए अब एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जहां एक छोटे से समुदाय ने खुद पहल करके एक बड़ी समस्या का समाधान ढूंढ निकाला है। और ये कहानी हमें ले जाती है महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव
मोथ्याचे वडगांव में। यहाँ क्या खास हो रहा है? इस गांव में हर शाम ठीक 7 बजे भैरवनाथ मंदिर से एक सायरन बजता है। सायरन? किसी खतरे का? नहीं, ये किसी खतरे का सायरन नहीं है। ये एक रिमाइंडर है इस बात का कि अगले 90 मिनट के लिए गांव का हर इंसान अपने मोबाइल फोन, टीवी और दूसरे सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बंद कर देगा। अरे वाह, एक तरह का डिजिटल कर्फ्यू। बिल्कुल। रात 8:30 बजे दूसरा सायरन बजता है जो बताता है कि अब आप अपने डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अनोखी पहल है। इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? इसकी जड़ें कोविड महामारी में हैं। जब लॉकडाउन लगा तो बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई। नतीजा ये हुआ कि बच्चों को मोबाइल फोन की बुरी लत लग गई। ये तो हर घर की कहानी है। हाँ, गांव में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि 18 साल से कम उम्र के 65% बच्चे 30 मिनट भी फोन से दूर नहीं रह पाते थे। और इसका असर उनकी पढ़ाई और व्यवहार पर भी दिख रहा होगा। बिल्कुल। गांव के सरपंच विजय मोहिते और बाकी लोगों ने देखा कि बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहे, चिड़चिड़े हो रहे। तब उन्होंने मिलकर फैसला किया कि इस डिजिटल जहर से अपने समाज को बचाना होगा। और ये पहल 15 अगस्त 2022 को शुरू की गई। हाँ। पर क्या लोगों ने इसे आसानी से मान लिया? आजकल किसी को 90 मिनट के लिए फोन से दूर रखना तो बहुत मुश्किल काम है। आसान नहीं था। इसके लिए वार्ड समूह बनाए गए जो घर घर जाकर लोगों को इसका महत्व समझाते थे। अच्छा। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि माता पिता ने खुद भी इस नियम का सख्ती से पालन किया ताकि बच्चों को ये ना लगे कि ये सिर्फ उन पर थोपा जा रहा है। तो उस 90 मिनट में होता क्या है? बच्चे पढ़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और बड़े बुजुर्ग आपस में बैठकर गपशप करते हैं। और नतीजे कैसे रहे? क्या इसका कोई सकारात्मक असर देखने को मिला? लेख के मुताबिक असर हैरान करने वाला था। सिर्फ 1 महीने के अंदर बच्चों की पढ़ाई में सुधार दिखने लगा, उनकी रचनात्मकता बढ़ी और स्कूल में उनका व्यवहार भी बेहतर हो गया। सच कहूं तो ये कहानी सुनकर मुझे अपने फोन इस्तेमाल करने की आदत पर भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाँ, 90 मिनट बिना स्क्रीन के आजकल ये कितना मुश्किल लगता है। वाकई। और ये पहल इतनी कामयाब रही कि अब गांव वाले इसे 90 मिनट से बढ़ाकर 2.5 घंटे करने की सोच रहे हैं। और तो और आसपास के 5 और गांवों ने भी इस मॉडल को अपना लिया है। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। सबक ये है कि टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए है, हम पर हावी होने के लिए नहीं। और जब एक समुदाय ठान ले तो वो बड़ी से बड़ी लत का सामना कर सकता है। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत हमें कहाँ लाकर छोड़ती है? हमने दिल्ली में आतंकवाद की एक खौफनाक तस्वीर देखी, फिर अर्थव्यवस्था का एक अप्रत्याशित लचीलापन, वैश्विक मंच पर टूटते हुए वादे देखे, और आखिर में एक छोटे से गांव की प्रेरणा देने वाली कहानी सुनी। अगर इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ पिरोया जाए तो मेरे दिमाग में एक शब्द आता है अनुकूलन। अडैप्टेशन। हाँ, हर कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो आतंकवाद के बदलते तरीकों के हिसाब से हमारी सुरक्षा एजेंसियों का खुद को ढालना हो, या फिर अमेरिकी टैरिफ के झटकों के सामने हमारी कंपनियों का नए रास्ते खोजना हो। और उस छोटे से गांव की कहानी भी तो अनुकूलन का एक उदाहरण है। एक समाज ने कैसे टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभावों को पहचाना और उससे निपटने के लिए खुद को एक नए अनुशासन में ढाला। बिल्कुल, हर स्तर पर बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलने की क्षमता ही शायद आज के समय में सबसे बड़ी ताकत है। और इसी सोच के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं, पर एक सवाल पीछे छूट जाता है जिसमें शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ समस्याओं को हल करना है, या फिर इस सच्चाई को स्वीकार करना है कि समस्याएं लगातार बदलती रहेंगी और हमें उनके हिसाब से खुद को ढालने की कला सीखनी होगी? शायद असली ताकत किसी एक समाधान में नहीं, बल्कि लगातार सीखते रहने और बदलते रहने के लचीलेपन में ही है।